friction forces. Force which has a tendency to oppose motion or opposes the existing motion of a body is known as friction. मैं इस डेफिनेशन को समझाता हूं, ठीक है। क्या होता है देखो, मान लो ये तुम्हारे घर में एक बॉक्स रखा हुआ है, एक अलमीरा रखी हुई है। कि तुम्हारे घर में एक अलमीरा रखी हुई है ऐसी, ठीक है। अब तुम इसे मूव कर रहे हो, तुमने यहां से फोर्स लगाना चालू किया। क्या तुम्हारे फोर्स लगाते ही मूव हो जाती है? क्या तुम्हारे फोर्स लगाते ही मूव हो जाती है? तुम फोर्स लगाते हो, ये मूव नहीं होती, फिर तुम और ताकत लगाते हो, फिर भी मूव नहीं होती, फिर तुम थोड़ी और ताकत लगाते हो और ये मूव होना स्टार्ट कर देती है। क्लियर है? जब कभी भी ऐसी सिचुएशन आती है तो ऑब्जर्व करो, जब मान लो तुमने 1 न्यूटन का फोर्स लगाया तो ये मूव ही नहीं हुआ, है ना? तो ये मूव ही नहीं हुआ। फिर तुमने 2 न्यूटन का लगाया तो भी मूव नहीं हुआ, फिर तुमने 3 न्यूटन का लगाया तो भी मूव नहीं हुआ, फिर तुमने 4 न्यूटन का लगाया तो भी मूव नहीं हुआ। तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि जैसे जैसे हम फोर्स लगाते जा रहे हैं, बॉडी के अंदर से भी एक रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है जो कि मोशन डेवलप ही नहीं होने देना चाहता है। दैट इज नोन एज फ्रिक्शन। एक और एग्जांपल देखो, तुमने एक बॉल ली और ये तुम्हारे घर पे सरफेस था, उस पे रोल करा के छोड़ दी। बॉल घूमते घूमते थोड़ी देर बाद रुक जाती है। बॉल क्या करती है? स्टॉप हो जाती है। तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि एक ऐसी सिचुएशन आ गई कि मोशन, एग्जिस्टिंग मोशन के अपोजिट एक फोर्स लगने लगा, एग्जिस्टिंग मोशन के एक अपोजिट फोर्स लगने लगा, जिसने कि अल्टीमेटली मोशन को रोक दिया या उसकी स्पीड को कम कर दिया। उसे कहते हैं फ्रिक्शन। So friction is a type of force which has a tendency to oppose the motion, which has a tendency to oppose motion. क्लियर है? बात लिखो इतना फटाफट सभी लोग। वो है ये टेंडेंसी और एग्जिस्टिंग मोशन, दो जगह फ्रिक्शन लगता है। एक लगता है टेंडेंसी पे और एक लगता है अगर कहीं मोशन हो रहा है वहां पे, ठीक है। ये काम का कॉन्सेप्ट है, लिखो। अच्छा, फ्रिक्शन पॉसिबल है जब दो सरफेस इन कांटेक्ट होंगे, तो इट इज अ कांटेक्ट टाइप फोर्स, ठीक है। कांटेक्ट टाइप फोर्स है ये। जब दो सरफेस कांटेक्ट में होंगे तो ही फ्रिक्शन हो रहा होगा, अन्यथा फ्रिक्शन नहीं होगा। लिख लिया? अरे इसमें क्या है, तुमने एक बॉल नहीं रोल कराई क्या कभी? एक बॉल को ऐसे धक्का दे दो, वो गोल गोल घूमते हुए जाएगी और आगे जाकर रुक जाएगी। तो कोई चीज अपने आप कैसे रुक गई? किसी भी चीज को अपने आप रुकने के लिए ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाया गया होगा। तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगा होगा वो कौन है? फ्रिक्शन है।
ठीक है, आसान बात है एकदम। अब देखो फ्रिक्शन ऐसा जरूरी नहीं है इमेजिनरी नहीं है, तुम्हें इमेजिन करवाया जा रहा है, प्रैक्टिकली होता है। यहाँ पर कोई इमेजिनरी फोर्स नहीं बोला है मैंने कि फ्रिक्शन इज अ इमेजिनरी फोर्स, ऐसा नहीं बोला है मैंने। ये तो एक्चुअली एग्जिस्ट कर रहा है, अगर नहीं करता तो बॉल हमेशा ही रोल होती रहती। ठीक है, अगर मान लो कि तुमने वैक्यूम वैक्यूम सब कुछ जनरेट कर दिया और एक ऐसा तुम्हारे पास में डिवाइस, एक ऐसा तुम्हारे पास में बर्तन है और यहाँ पे तुमने एक बॉल रख दी, छोड़ दो इस बॉल को, ये बॉल ऐसी ऐसी घूमती रहेगी पूरे में, कभी आगे आएगी फिर पीछे आएगी, फिर आगे आएगी पीछे आएगी, अगर फ्रिक्शन नहीं है तो घूमती रहेगी, है ना। चलिए ओके, तो इमेजिनरी कुछ नहीं है हर्ष। अब इससे और आगे चलते हैं। तो फ्रिक्शन कैसे होता है, थोड़ा सा व्यू ले लो, हालांकि इतनी नीड नहीं है समझने की, बट फिर भी जब कभी भी दो सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं ना, जैसे कि ये डब्बा मान लो धरती के ऊपर रखा हुआ है, अब अगर हम इसको ध्यान से देखें तो इसके जो सरफेस होता है ना, वो सरफेस थोड़ा सा ऐसा होता है, मतलब यहाँ पर अगर मैं थोड़ा ध्यान से देखूं ना, तो ये जो दोनों सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में है वो स्लाइटली रफ होते हैं, ऐसे ऐसे होते हैं। तो ये अर्थ होता है, ये ऐसा 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 थोड़ा सा शेप होता है। यहाँ पर इनके बीच में ना, सरफेस के बीच में ऐसी इंटरलॉकिंग हो जाती है, जैसे ये सरफेस और एक ये दूसरा सरफेस, तो ये इनके बीच में ऐसे इंटरलॉक हो जाते हैं। अब इंटरलॉक हो जाते हैं तो ये मोशन को रेजिस्ट करते हैं। क्या करते हैं, मोशन को रेजिस्ट। कोई भी सरफेस कंप्लीटली, मेरी बात सुनो, कोई भी सरफेस कंप्लीटली स्मूथ नहीं होता, हर सरफेस में कुछ ना कुछ रफनेस होती है, किसी में ज्यादा होती है किसी में कम होती है। तो जब हम माइक्रोस्कोप लगा करके देखते हैं तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि दो सरफेस के बीच में ऐसा ऐसा शेप था, जिसको जिगजैग शेप बोलते हैं या सरफेस रफनेस बोलते हैं, टेक्निकल वर्ड है सरफेस रफनेस। ये जो सरफेस रफनेस होती है ना, ये सरफेस रफनेस क्या करती है, इंटरलॉकिंग क्रिएट करती है। क्या क्रिएट करती है, इंटरलॉकिंग। इंटरलॉकिंग के कारण, रेजिस्ट मतलब अपोज, तो इंटरलॉकिंग के कारण जब ये वाला ब्लॉक, येलो वाली लाइन आगे बढ़ना चाहती है तो व्हाइट वाली ब्लॉक्स उसे पीछे की तरफ रोकते हैं, जिस कारण से हम कहते हैं कि मोशन रुक रहा है, या मोशन अगर मान लो कोई चीज मूव हो रही है तो उसकी धीरे धीरे स्पीड कम होती जा रही है। एक ये तरीका है इसको समझने का। दूसरा ये है, मान लो एक इंटरलॉकिंग के ऊपर ऐसे कुछ शेप आ गया, ऐसा, ये ऐसा कुछ, तो यहां पर ना इन दोनों पे बहुत ज्यादा फोर्स आने वाला है क्योंकि पॉइंट पे कांटेक्ट हो रहा है। ठीक है, अगर पॉइंट पे कांटेक्ट हो रहा है तो इन दोनों पॉइंट पर बहुत ज्यादा फोर्स आने वाला है, तो ये दोनों पॉइंट चिपक जाते हैं। ये मॉडर्न थ्योरी है। अब मैं बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल नहीं पढ़ा रहा, लेकिन एज जनरल मॉड्यूल में दिया है तो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। मॉडर्न थ्योरी है। तो इसमें क्या होता है कि अगर हमने सरफेस को ध्यान से देखा तो मान लो दो सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में है, तो जहां पे कांटेक्ट हुआ है वहां पे पॉइंट हुआ है। ऐसा होता है बेटा। देयर इज टू टाइप ऑफ वेल्डिंग। वेल्डिंग जानते हो ना, वेल्डिंग नहीं, वेल्डिंग, वेल्डिंग जानते हो ना, वेल्डिंग सबने देखी होगी, लोहे से, लोहे को लोहे से जोड़ने के लिए गर्म करके चिपका देते हैं। जरूरी नहीं है गर्म किया जाए। एक होती है कोल्ड वेल्डिंग, आप YouTube पे चेक कीजिएगा, बहुत वीडियोस मिल जाएंगे, कोल्ड वेल्डिंग प्रोसेस, जिसमें दो बॉडीज के बीच में इतना प्रेशर होता है कि वो एक दूसरे में इंटरलॉक नहीं। मेरी बात सुनो पहले ध्यान से विश्लेष। कोल्ड वेल्डिंग इतनी स्ट्रांग होती है कि अगर दो बॉडीज के बीच में बहुत ज्यादा प्रेशर जनरेट हो तो उनके मॉलिक्यूलर इन्फ्यूजन हो जाता है, जिस कारण से बॉडीज चिपक जाती है। हालांकि बहुत स्ट्रांग नहीं होता है, ऐसा बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेशर नहीं जनरेट हो पाता है, मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बन पाता है, बट फिर भी कुछ टाइम के लिए वो एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में रह जाते हैं। तो मॉडर्न थ्योरी का ये कहना था कि अगर दो सरफेस एक दूसरे से पॉइंट कांटेक्ट बनाएंगे तो यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाएगा, बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाएगा, तो इस कारण भी दो सरफेस एक दूसरे पे चिपक जाएंगे और मोशन को अपोज करेंगे। क्लियर है ये बात?
तो दो व्यूज थे, जस्ट ऐसे थ्योरेटिकल है, मैं डिस्कस कर रहा हूँ। समझ में आई दोनों बातें? आप इन दोनों को थ्योरी ऑफ फ्रिक्शन का हेडिंग डाल के अपनी भाषा में लिख लीजिएगा, है ना? काम की बात पे आते हैं। तो फ्रिक्शन होता क्या है? तो हमने समझा फ्रिक्शन होता है जो कि टेंडेंसी ऑफ मोशन और मोशन एग्जिस्टिंग रिलेटिव मोशन बिटवीन सरफेस का अपोज करता है। एग्जिस्टिंग रिलेटिव मोशन बिटवीन सरफेस, टेंडेंसी ऑफ मोशन बिटवीन सरफेस एंड एग्जिस्टिंग रिलेटिव मोशन बिटवीन सरफेस का अपोज करता है। इतनी बात आई समझ में? ये हमने फ्रिक्शन के बारे में जानकारी प्राप्त की। फ्रिक्शन इज क्लियर। अच्छा, एक और बात, फ्रिक्शन फोर्स यहां से हमें समझ में आता है कि अगर, अच्छा, कभी अगर तुमसे कोई पूछ ले तो क्या फ्रिक्शन फोर्स कितने टाइप के होते हैं, कभी तुमने ऐसा सोचा है कि कितने टाइप्स में हम फ्रिक्शन फोर्स को पढ़ सकते हैं? टेंडेंसी कैसे? अरे अथर्व गुप्ता, अभी तो बताया। तुम जब अलमारी को मूव करते हो तो अलमारी को मूव करते टाइम तुम पुश करते हो, धीरे 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 तुम पुश करते जाते हो। तो तुम क्या ऑब्जर्व करते हो कि तुम जैसे जैसे फोर्स बढ़ा रहे हो, कुछ टाइम बाद जाकर के मोशन, अभी मैं बताता हूँ, चलो टेंडेंसी फिर से समझाता हूँ। पहले मेरे को टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन और बता दें, तो एक हल्का सा थियोरेटिकल टॉपिक है। थोड़ा सोचिए सब लोग, ठीक है? हनी फिल कर दिया, शहद। कौन सी हनी? शहद वाली, और कोई हनी नहीं। और यहां पे हमने कोई ऑयल फिल कर दिया। अब अगर इन दोनों प्लेट्स को मूव कराएं तो यहां पर क्या होगा? ऑयल वाली में भी फ्रिक्शन होगा, हनी वाली में भी फ्रिक्शन होगा, और किसी एक में हमको ज्यादा महसूस होगा। दोनों प्लेट को मूव कराने में किसी एक में हमको ज्यादा मेहनत लगेगी। ऑयल वाली में हो सकता है स्मूथ चले, लेकिन हनी वाली में ना चले, है ना? तो यहां पर कहते हैं सरफेस, यहां पर दो सरफेस टू सरफेस है ना कॉन्टैक्ट, तो सरफेस फ्रिक्शन या ड्राई फ्रिक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिर्फ नाम है, याद रखना है। सरफेस फ्रिक्शन या ड्राई फ्रिक्शन। यहां पे कहते हैं लिक्विड फ्रिक्शन या ल्यूब्रिकेटेड। लिक्विड याद रखो, लिक्विड फ्रिक्शन when two solid surface when two solid surface separated by a liquid layer। ठीक है, यहां पे ल्यूब्रिकेशन का यूज होता है बेसिकली फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए। हनी मैंने तुम्हें फील के लिए दिया, हनी का कोई यूज नहीं करता, है ना? दो प्लेट है, मान लो दो प्लेट्स को मूव कराना है। अब एक इंडस्ट्री, ये सब सारे एप्लीकेशन इंडस्ट्रियल बेस्ड है। मान लो दो बहुत बड़ी प्लेट है इंडस्ट्री में, एक इतनी बड़ी मेटल की प्लेट आई, उसके ऊपर दूसरी प्लेट रखी हुई है। अब इन दोनों प्लेट को मूव कराना है एक दूसरे के ऊपर। अब इन दोनों प्लेट को अगर एक दूसरे के ऊपर मूव कराना है तो बीच में एक ऑयल की लेयर लगा देते हैं यहाँ पे। इससे क्या होता है? एकदम इजीली मूवमेंट हो जाता है, नहीं तो बहुत मेहनत लगती है। ठीक है, तो फ्रिक्शन को वहां पे रिड्यूस किया है, या एक टाइप ऑफ फ्रिक्शन में याद रख सकते हो आप इसको, है ना? एक इंटरनल फ्रिक्शन भी बोलते हैं, जो कि बॉडी लगाती है
चलो पहले इतना लिख लो, फिर मैं इंटरनल फ्रिक्शन, इतना लिखो पहले। टाइप ऑफ फ्रिक्शन भी हमने देख लिया। नहीं आता, उसका रीजन ये नहीं है, उसके डिफरेंट रीजन हैं। हाँ बिल्कुल बताऊंगा बेटा मैं। चलिए हुआ इतना हुआ, लिख लिया, आगे चले। ये लिख लिया सभी ने? मेजरली फ्रिक्शन फोर्स दो तुम देखोगे, एक होता है काइनेटिक फ्रिक्शन, काम की बात पे आते हैं हम सीधे सीधे, और दूसरा होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। ये दोनों को मैं कनेक्ट करूंगा थोड़े से टाइम के बाद, है ना। अभी मैं, हाँ प्रज्ञा बिल्कुल समझाऊंगा भाई, थोड़े से टाइम के बाद इन दोनों को रिलेट करूंगा मैं, लेकिन अभी पहले दोनों को इंडिविजुअली समझेंगे। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है? इट इज अ फ्रिक्शन फोर्स विच अपोजेस बोल दो, अपोजेस नहीं बोलना है तो रेजिस्ट बोल दो, विच रेजिस्ट रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेस। अब यहां पे शब्दों को समझना, रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेस, रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेस, इसका मतलब दो सरफेस के बीच में मोशन ऑलरेडी हो रहा है। जैसे कि एक ये मोबाइल फोन ले लेते हैं, इधर देखो यार सभी लोग, 2 मिनट स्क्रीन पे आ जाओ, है ना। जैसे कि ये मोबाइल फोन है, ये मोबाइल फोन, और इसके ऊपर अपन एक सरफेस और क्या लें, ये एक और ले लेते हैं। ठीक है, अब ये दो चीजें हैं, ये दोनों चीजें मूव हो रही है, समझ रहे हो। जब ये दोनों चीजें, तुम्हें ध्यान से दिख रहा होगा अगर, तो ये दोनों चीजें मूव हो रही है। या मैं कलर चेंज करता हूँ, इधर देखो, ये जो है, ये एक सरफेस है और ये दोनों चीजें मूव हो रही है। सो वेन एवर देर इज अ रिलेटिव मोशन, अब जब ये मोशन हो रहा है ना, ये वाली डब्बी आगे जा रही है और ये वाली पीछे, ये मेरा मोबाइल पीछे आ रहा है। So whenever there is a relative motion between two surface, at that time also, whenever there is a relative motion between the surface, at that time also, a force acting opposite to the relative motion, direction क्या होगा? Opposite to the relative motion, opposite to the relative motion, ये क्या कहलाता है? फ्रिक्शन फोर्स। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या कहलाता है? ये काइनेटिक फ्रिक्शन, समझे। जब तुम्हें दो चीजें चलती हुई दिख रही हो, अपने हाथ को रब करो, तो जो तुम्हें हीट जनरेट होती दिख रही है, दैट इज बिकॉज ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, अब दूसरी चीज देखो, इधर रहो सभी लोग और देखो इधर, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है? whenever there is a tendency of motion but actually no motion is taking place, actually no motion
देखो समझो, अभी जो मैं बोल रहा हूँ ना डेफिनेशन बाद में पढ़ना, पहले इधर देखो, ये बॉटल दिख रही है, सभी को ये बॉटल दिख रही होगी, ये मेरे हाथ के ऊपर ऐसी रखी है, ठीक है, ये तुम लोगों को दिख रही होगी, हाथ के ऊपर ऐसी बॉटल रखी हुई है। अब तुम आए और तुमने इसको धक्का लगाया, ये देखो, ये 1 2 3 4 में फोर्स बढ़ाते जा रहा हूँ, ताकत लगाते जा रहा हूँ, क्या बॉटल मूव हो रही है? अपन यहां रख देते हैं इसको और क्लियरली समझ में आएगी, रुको अभी देखो, है ना, क्या ये बॉटल मूव हो रही है? ये मैं फोर्स लगा रहा हूं, मूव हो रही है? नहीं। क्यों नहीं हो रही होगी मूव? थोड़ा सोचो, क्या कोई अंदर आदमी बैठा है? हाँ, अंदर एक आदमी बैठा हुआ है, ये दोनों सरफेस के बीच में, ये यहाँ पे जो दोनों सरफेस है ना, बॉटल का सरफेस और इनके बीच में एक आदमी बैठा हुआ है, जिसका काम ही ये है कि जितना फोर्स मैं लगाऊं उतना ही वो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा दे, ठीक है, उसका काम ही ये है। और उसको नाम क्या देते हैं हम? स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या नाम देते हैं हम? स्टैटिक फ्रिक्शन। इस स्टैटिक फ्रिक्शन का काम ही ये है कि दो सरफेस जो कि रुके हुए हैं, कौन से सरफेस? ये कांच दिख रहा होगा तुम्हें, ये टेबल और ये ग्लास, ये दोनों रुके हुए हैं, ध्यान से सुन लो, होशियारी मत मारो, है ना, तुम्हारे लिए सीख रहे हो तुम, तो चुपचाप सुनो, ये सरफेस और ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में है, दोनों रुके हुए हैं, फोर्स लगा रहा हूं मैं, तो इनके अंदर टेंडेंसी, प्रवृत्ति डेवलप हो रही है मोशन करने की, टेंडेंसी तो डेवलप हो रही है मोशन करने की, लेकिन एक फ्रिक्शन फोर्स ऐसा है जो कि मोशन नहीं होने दे रहा है। मतलब आप इधर ताकत लगा रहे हो, सब लोग इधर ताकत लगा रहे हो, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स इधर लगा रहा है, समझ रहे हो? ध्यान से देखो मेरे हाथ को। अब ऐसा नहीं होता कि ये लगाते ही जाता है ताकत, इसकी भी एक लिमिट है, इसकी एक औकात है, ये यहीं तक काम कर सकता है। जैसे कि मान लो इसके अंदर ताकत है सिर्फ 50 न्यूटन तक ही अपोज करने की, तो तुम 2 लगाओगे तो ये भी 2 लगाएगा, तुम 3 लगाओगे तो ये भी 3 लगाएगा, तुम 4 लगाओगे तो ये भी 4 लगाएगा, तुम 10 लगाओगे ये भी 10 लगाएगा, ये 50 तक रोक सकता है। तो ऐसा फोर्स जो कि टेंडेंसी ऑफ मोशन को ही रोकता हो, ऐसा फोर्स जो कि टेंडेंसी ऑफ मोशन को ही रोकता हो, उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं उसे हम? स्टैटिक फोर्स, ठीक है। अब स्टैटिक फोर्स का डायरेक्शन कहां होगा? स्टैटिक फोर्स का डायरेक्शन होता है अपोजिट टू द नेट एक्सटर्नल फोर्स। ऑब्वियस सी बात है ना, मोशन तो हो नहीं रहा है। देखो, एक बच्चा आया, एक बच्चे ने ऊपर से धक्का दिया, एक बच्चे ने नीचे से, ऐसे 2 लोग मिलकर के धक्का दे रहे हैं इसको, ठीक है, ये देखो, ये 2 फोर्स लगा दिए मैंने, लेकिन ये मूव नहीं हो रहा। तो इसका मतलब इन दोनों का जो भी नेट वेक्टर सम रहा, 5 न्यूटन और 10 न्यूटन होगा, तो 15 न्यूटन जो वेक्टर सम रहा, उस वेक्टर सम के अपोजिट एक फोर्स लग रहा है, ये व्हाइट कलर से जो मैं दिखा रहा हूं, और इसी को हम क्या कहेंगे? स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। क्लियर हुई बात हर किसी को? हाँ या ना बोलो। अच्छा, तो इसका डायरेक्शन कहां होगा? अपोजिट टू द नेट एक्सटर्नल फोर्स। अब मान लो इमोशन हो रहा है, क्या अभी भी फ्रिक्शन लग रहा होगा इनके बीच में? ये देखो, क्या अभी भी फ्रिक्शन लग रहा होगा? कौन सा होगा अब वो? काइनेटिक। ये कौन सा फ्रिक्शन है? अब काइनेटिक है, क्योंकि अब मोशन हो रहा है, दोनों सरफेस के बीच में मोशन हो रहा है, तो अब जो है वो क्या है? काइनेटिक फ्रिक्शन है। क्लियर हुई इतनी बात? बहुत बढ़िया। एक और अपनी बुद्धि पे जोर डालो, अब थोड़ा अपनी बुद्धि पे जोर डालना, थोड़ी स्टैटिक फ्रिक्शन की और बात करेंगे, फिर मैं डायरेक्शन सारे क्वेश्चन करवाऊंगा आराम से, है ना। पहले मेरी बात सुनो, पहले मेरी बात सुनो, चैट मत करो, बात सुनो। स्टैटिक फ्रिक्शन का बिहेवियर देखो कैसा है। स्टैटिक, मान लो कि स्टैटिक फ्रिक्शन की औकात है 50 न्यूटन तक। कितनी है? मान लो कि तुम्हारे घर का अलमीरा है, ठीक है, और ये तुम खड़े हो, धक्का लगा रहे हो,
अब यहाँ पे इन दोनों सरफेस के बीच में जो स्टैटिक फ्रिक्शन है ना, उसकी औकात है 50 न्यूटन। कितनी औकात है उसकी? 50 न्यूटन। तुम आए, तुमने 10 न्यूटन का धक्का लगाया, क्या स्टैटिक 50 लगेगा? कितना लगेगा? 10। फिर तुमने 10 से 15 कर दिया, स्टैटिक कितना लगेगा? 15 से 25 कर दिया, स्टैटिक कितना लगेगा? वेरी गुड। 25 से 35 कर दिया, स्टैटिक कितना लगेगा? इसका मतलब चलो 49 कर दिया, स्टैटिक कितना लगेगा? इसका मतलब ये हुआ कि स्टैटिक फ्रिक्शन का नेचर होता है अपनी वैल्यू को चेंज करते रहने का एज पर द एक्सटर्नल फोर्स। अरे यार, बुद्धि चली। स्टैटिक फ्रिक्शन का नेचर होता है अपनी वैल्यू को चेंज करते रहने का एज पर द एक्सटर्नल फोर्स, ताकि मोशन ना हो। क्यों चेंज कर रहा है? कारण तुम जानते हो, इसलिए चेंज कर रहा है कि मोशन ना हो। ठीक है, कितना चेंज कर रहा है? जितना एक्सटर्नल फोर्स है। लेकिन सर एक लिमिट है, एक लिमिट तक ही ऐसा करेगा, 50 तक। आपने 51 लगा दिया, ये ऐसा करने वाला नहीं है। आप 51 लगा दो, मूव हो जाएगा, मोशन, हमको अलमारी चलती हुई दिखेगी हमारी। बोलो, क्लियर है बात? लेकिन 50 तक तो हम सर श्योर हैं, 50 तक तो हम 100% श्योर हो चुके हैं कि 50 तक अगर आपने 49 लगाया तो ये भी 49 लगा देगा। अरे हाँ या ना? इसीलिए अंग्रेजों ने कह दिया स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन। अपने आप को स्वयं एडजस्ट करने की ताकत रखता है, सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन। अरे हाँ या ना? बोलो रे सभी लोग। सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन, जिसकी सबसे छोटी वैल्यू क्या हो सकती है? चलो अच्छा, इतना ही लिखो, इतना समझे? नहीं, 51 लगाते ही काइनेटिक में तब्दील हो जाएगा, क्योंकि मोशन स्टार्ट हो जाएगा। इधर सुनो, तुम 50 चल रहा था जब तक तो रुके हुए थे, 50 लगा तो रुके हुए थे भैया, मोशन होना ही नहीं। मैंने भी 50 दिया, इसने भी 50 दिया, रुक गए। इसने 51 दिया, काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा। अब जो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा वो लगेगा। अब हमारा स्टैटिक का रोल खत्म। अरे यार हाँ ना तो बोल दो। आई बात समझ में? 50 से ऊपर लगते ही कौन पिक्चर में आ गया? काइनेटिक। तो अभी जो मैं तुम्हें न्यूमेरिकल कराऊंगा उसमें इन दोनों के डायरेक्शन लिखना सिखाऊंगा। सिर्फ तुम्हारा मकसद है डायरेक्शन लिखना। फॉर्मूला बहुत आसान होता है फ्रिक्शन का, 1 मिनट में सीख जाओगे। डायरेक्शन सीखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहले ये जो झंडा बना है अपने सामने, इसको लिख लो, फिर अपन आगे चलते हैं। और इसके नीचे ना 8-10 लाइन छोड़ देना दोनों जगह पे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी छोड़ देना। क्यों छोड़ देना? क्योंकि जब मैं थोड़ा और आगे बढ़ूंगा तो तुम्हें और भी मदद लगेगी। ठीक है, या एक काम करो, हाँ, एक पेज पे लिखो और पेज पूरा छोड़ देना। यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल करना डायरेक्शन के, यहाँ भी कुछ न्यूमेरिकल करेंगे डायरेक्शन के। ठीक है, चलो, तो पहले लिख लो और पेज छोड़ देना, ऐसे डिवाइड करके लिख लो, स्टैटिक, काइनेटिक, और फिर पेज छोड़ देना। हाँ शान बोलो। देखो शान, मैं 100% तो नहीं बोलता, बट मैं कोशिश करूंगा कि मिल जाए, है ना? कोशिश करूंगा मैं। यार अदिति, दो कैमरा और ये तुम कैसे रिलेट कर सकती हो? मतलब एडजस्टेबल मतलब ये हुआ कि वो अपनी वैल्यू को बदल रहा है। ठीक है, हाँ, अभी इसकी लिमिट पर आएंगे विश्लेष, पहले इतना पढ़ ले। ठीक है, चलिए तली। ठीक है, तुम लोग ध्यान देना।
फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन। चलिए इधर देखिए, ये दो डब्बे हैं, एक चल रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से और दूसरा चल रहा है 4 मीटर पर सेकेंड से। पहली बात तो हमारी बुद्धि ये कहती है कि सर जहां जहां सरफेस का कांटेक्ट हुआ है वहां वहां फ्रिक्शन आएगा। ठीक है, क्या होगा, जहां जहां सरफेस में कांटेक्ट हुआ है वहां वहां फ्रिक्शन आएगा। वो इतने समझ में आ रहा है ना। तो यहां पर कांटेक्ट हुआ है और यहां पर कांटेक्ट हुआ है, दो जगह पर सरफेस में कांटेक्ट है तो इन दोनों जगह पर फ्रिक्शन आएगा। इन दोनों जगह पे क्या आएगा, फ्रिक्शन आएगा। अब फ्रिक्शन का डायरेक्शन कैसे लिखे, मैग्नीट्यूड तो अभी नहीं आता, हमको पता ही नहीं मैग्नीट्यूड फॉर्मूला क्या है, लेकिन डायरेक्शन कैसे लिखे। तो देखो, तुम इस डब्बे पे बैठ जाओ, इसको नाम देते हैं ए और इसको नाम देते हैं बी। तो हमको दिख रहा है कि दोनों चल रहे हैं, क्वेश्चन में साफ कहा है कि एक 5 से चल रहा है और एक 4 से चल रहा है। और जब कभी भी मोशन हो रहा होता है तो जो फ्रिक्शन होता है वो कौन सा होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन। हाँ या ना बोलो, कौन सा होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है तो मैं लिखूंगा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। सर रिलेटिव वेलोसिटी क्यों पढ़ा रहे हो, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है वो रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। किसका अपोज करता है, रिलेटिव मोशन का। तो यहां पर हम लिखेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, मतलब हो गया 4 i कैप माइनस 5 i कैप। कितना आ रहा है, -i कैप। तो हम अगर देखें तो हमको बी वाला डब्बा किधर जाते हुए दिख रहा होगा, बोलो यार। 4 पॉजिटिव, एक सेकंड रुको, एक सेकंड, गलती होगी, -4 आएगा ना, ये वाला डायरेक्शन नेगेटिव और ये तो माइनस। हमें सर नेगेटिव में इधर जाते हुए दिख रहा है ये डब्बा, बोलो लेफ्ट की तरफ। तो ये हमारे दो डब्बे थे, एक ये और दूसरा ये। बी वाला डब्बा तो हमें लेफ्ट में जाते हुए दिख रहा है, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, राइट में। फ्रिक्शन 1, कौन सा फ्रिक्शन है ये, इन दोनों के बीच वाला। हाँ या ना, F1 लिखना सभी बच्चों को आया। अब ये हो गया एक्शन, ये क्या हो गया, एक्शन। तो एक्शन का रिएक्शन होता है क्योंकि फोर्सेस एग्जिस्ट इन पेयर। और अगर एक्शन राइट में है तो रिएक्शन लेफ्ट में होगा, आपने पढ़ाया था। तो इस डब्बे पे तो बिना कुछ सोचे समझे F1 बना दो। अरे यार हाँ या ना। अब आते हैं अपन जमीन पर। अब ए डब्बे के लिए भी तो लिखना है अपने को। तो वेलोसिटी ऑफ ए कितनी हो जाएगी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वी ए, जो कि कितनी है 5 i कैप। मतलब कि वी वाला डब्बा 5 मीटर पर सेकेंड से इधर जा रहा है, जैसे ये 9 से इधर जाते हुए दिख रहा था हमें, ये किधर जाते हुए दिख रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड से इधर। अरे अश्विन तुम यार बीच में कुछ भी बात पूछ रहे हो। F1 इज द फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन ए एंड बी। क्या यार पूरा पढ़ाने का मजा ही खत्म कर देते हो। फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन ए एंड बी, हर्ष समझ में आया।
अब आते हैं हम ग्राउंड पर। तो ग्राउंड पर हमने क्या देखा? ग्राउंड पर हमने देखा कि ए वाला डब्बा 5 मीटर पर सेकेंड से इधर जा रहा है और वो अर्थ के कांटेक्ट में है, तो F2 इज द फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन ए एंड ग्राउंड, बिटवीन ए एंड ग्राउंड। वो किधर होगा सर? हमको आपने पढ़ाया था रिलेटिव मोशन के अपोजिट। तो अब रिलेटिव मोशन तो राइट हैंड साइड पे हो रहा है, तो वो किधर लगेगा? F2 लेफ्ट हैंड साइड पे। क्लियर है? क्या ए वाले डब्बे पे और बी वाले डब्बे पे फ्रिक्शन फोर्स लिखना आया सभी को? हाँ, अब इसका रिएक्शन ग्राउंड पे F2 इधर आ रहा होगा बिल्कुल। क्या हर बच्चे को जो क्लास में बैठा है उसको काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स लिखना आया? ए और बी बॉक्स पे सभी डब्बे जवाब देंगे। क्या हमने कोई फार्मूला याद करा है डायरेक्शन के लिए? नहीं। हमने क्या समझा है? रिलेटिव मोशन के अपोजिट। इसके बाद भी अगर आप लोग डायरेक्ट लिखते हो तो मुझे मत बोलना, ठीक है? इसके बाद भी आप डायरेक्ट लिखते हो तो मुझे मत बोलना। आपका आंसर गलत होगा, ठीक है? मैंने सिखाया है, क्या सिखाया है मैंने? रिलेटिव मोशन के अपोजिट। क्लियर है इतनी कहानी? लिखो इसको, फिर और आगे क्वेश्चन देता हूं मैं। पहले इतना लिखो, ये जो सामने स्क्रीन पे है। चलो सब लोग फ्रिक्शन फोर्स लिखना। जहां जहां कांटेक्ट हो रहा है सब जगह पे फ्रिक्शन है, ठीक है? अभी write the direction of friction force between the surface. चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो पहले तो हम दोनों डब्बों को बना लेते हैं और ये ग्राउंड, ठीक है? दिस इज द रिलेटिव मोशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। यहाँ पे बैठ के देखेंगे हम, ठीक है? तो रिलेटिव मोशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू वी विल बी 5i माइनस 10i। तो ये कितना हो गया? -5i। मतलब ये वाला डब्बा हमको किधर जाते हुए दिख रहा है? 5 मीटर पर सेकेंड से इधर। अगर ये इधर दिख रहा है तो फ्रिक्शन तो इधर ही लगेगा, अपोजिट टू द रिलेटिव मोशन। अच्छा सॉरी सॉरी, मैं गलत कर रहा हूँ। 2 मिनट रुक जाओ, मैं क्या ध्यान कहाँ है मेरा? 5i माइनस ऑफ -10i, सॉरी 15i। तो ये हमको 15i से इधर जाता हुआ दिखेगा। तो जो फ्रिक्शन लगेगा वो किधर लगेगा? अपोजिट। F1 एक्शन का
रिएक्शन किधर आएगा, F1 इधर। क्लियर है? हर्ष में रिलेटिव मोशन नहीं बताऊंगा, हर्ष सराफ पढ़ा चुका हूं मैं रिलेटिव मोशन, बिल्कुल नहीं बताऊंगा। अब वेलोसिटी ऑफ बी देखो, तो वेलोसिटी ऑफ बी कितनी है, -10i। तो ये -10 से इधर जा रहा है, ये क्या हो रहा है, -10 से इधर जा रहा है। तो इस पे फ्रिक्शन फोर्स F2 लगेगा इधर, रिलेटिव मोशन के अपोजिट, और एक्शन का रिएक्शन आएगा इधर। क्या यही डायग्राम था आप लोगों का ए और बी बॉक्स के लिए? समझे सब लोग? बोलते सेकंड वाला करें? velocity of A with respect to B, 2i minus of -3i 5i, ये 5 से आगे जा रहा है। तो इस पे F1 तो पक्का है सर, पीछे ही लगना है और रिएक्शन इधर आना है। ठीक है, ठीक है। velocity of B with respect to C, -3i -5i -8i, मतलब ये डब्बा 8 मीटर पर सेकेंड से इधर जा रहा है। तो सर इस पे तो फोर्स इधर ही आना है, F2, तो रिएक्शन इस पे इधर आनी है, F2। और वेलोसिटी ऑफ C है 5i कैप, तो इस पे ये डब्बा 5 से इधर जा रहा है, तो इस पे फ्रिक्शन F3 इधर आएगा और जमीन पे इधर आएगा। क्लियर है? क्या आप लोगों का यही था डायग्राम सबका? हर्ष, समझे इतना? सभी मासूमों के दिमाग में बत्ती जल गई? लास्ट क्वेश्चन, सभी लोग सॉल्व कर दो। जल्दी से सॉल्व कर दो ये। अरे ठीक है, तू मेरे को कॉल कर लेना विनीत, अपन बात कर लेंगे बस। कहाँ इतना दुख मना रहा है तू भी पीटीएम का। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, 7i -3i 4i। ठीक है, ये डब्बा 4 से आगे जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है इस पे फ्रिक्शन F1 आएगा। बी और सी भी लिख देते हैं, तो इस पे फ्रिक्शन का रिएक्शन पीछे। अब बी वाला डब्बा विथ रिस्पेक्ट टू सी लिखूं तो 3i -10i, ये वाला डब्बा इधर जा रहा होगा, तो इस पे फ्रिक्शन इधर F2, तो इस पे रिएक्शन इधर
ठीक है, F2। और C वाला डब्बा जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड से आगे जा रहा है। तो उस पे फ्रिक्शन पीछे और जमीन पे था। क्या आप लोगों का भी यही डायग्राम था, सभी लोगों का? क्या हमने कोई फ्रिक्शन निकालने का फार्मूला बना पढ़ा है, कोई डायरेक्शन निकालने का? हमने सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट समझा है कि रिलेटिव मोशन के अपोजिट जो होता है वो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है। क्लियर है इतना सभी को, जितने लोग क्लास में बैठे हैं? हाँ या ना बोलो। चलिए, नाउ फॉर स्टैटिक फ्रिक्शन आ जाते हैं हम लोग। बाकी तो और मुझे कोई क्वेश्चन दिख नहीं रहे। Calculate the direction of static friction. Calculate the direction of static friction. स्टैटिक फ्रिक्शन कहाँ लगता है सर? स्टैटिक फ्रिक्शन ना नेट फोर्स के अपोजिट लगता है। चलो, जितना दिमाग चल रहा है उतना चलाओ। जितना दिमाग चल रहा है उतना चलाओ सभी लोग। आंसर नहीं मांगा है मैंने। स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की कुछ बातें हैं जो कि याद रखनी है। पहला तो होगा ड्रॉ FBD of the body on which external force act। जिस पे एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है उसका FBD बनाना है। एंड इंक्लूड ऑल फोर्सेस ठीक है, जितने फोर्सेस सब लगा दो उस पे जो जो तुम्हें लगता है लग रहे हैं। द नेट रिजल्टेंट देन अपोजिट टू नेट रिजल्टेंट स्टैटिक फोर्स एक्ट। स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट। ठीक है, तो पहले तो ए वाले डब्बे को देखो। ए वाले डब्बे पे एक्सटर्नल फोर्स क्या लग रहा है सर? ए वाले डब्बे पे एक्सटर्नल फोर्स F लग रहा है। हालांकि मोशन नहीं हो रहा है, दोनों डब्बे नहीं चल रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, दोनों डब्बे नहीं चल रहे हैं, रुके हुए हैं, लेकिन इनके अंदर टेंडेंसी डेवलप हो रही है मोशन की जो कि फ्रिक्शन रोकेगा। तो अगर F फोर्स आपने ए वाले डब्बे पे यहां लगाया, राहुल अभी ये पढ़ लो, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? पीछे F1। ठीक है, अब बी वाले डब्बे को देखो, बस यहीं पे रुक जाओ और बी वाले को देखो। अगर ये है तो रिएक्शन इधर आएगा F1। ठीक है, अब बी वाले डब्बे के लिए एक्सटर्नल फोर्स कौन हो गया? बी वाले डब्बे के लिए एक्सटर्नल फोर्स कौन हो गया हर्ष? बी वाले डब्बे के लिए एक्सटर्नल फोर्स कौन हो गया? F1। अभी आपने लिखा एक्सटर्नल फोर्स के अपोजिट, अभी आपने लिखा एक्सटर्नल फोर्स के अपोजिट, तो अब F2 कहां लगेगा? अपोजिट टू द एक्सटर्नल फोर्स, और ग्राउंड पे इधर आ जाएगा। क्या डायग्राम क्लियर हुआ सभी को? बोलते
चलिए अभी कुछ मत लिखो, सेकेंड वाला क्वेश्चन सॉल्व करो रफ में पहले। क्या पढ़ाया तुम्हें? जिस पर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, फिर से सुनो सब लोग, इधर आओ जल्दी से। जिस पे एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है जिस पे एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है उसके अपोजिट फ्रिक्शन लिखना है। अश्विन लिखो मत, इधर सुनो। बी वाले पे एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। अब इसके अपोजिट दो सरफेस है, एक सरफेस यहां है और एक सरफेस यहां है जहां पे फ्रिक्शन आएगा। दोनों के अपोजिट लगाओ, F2 लगा दो इधर और F1 लगा दो इधर। क्लियर हुआ क्या डायग्राम? क्या बी वाला डायग्राम अश्विन क्लियर है? अब F1 का रिएक्शन लगाओ इधर और F2 का रिएक्शन लगाओ इधर। ये A और B का बन गया। लेकिन ये फोर्सेस कौन से हैं? स्टैटिक है। मीर फिर से सुनो, जिस डब्बे पे एक्सटर्नल फोर्स लगता है उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ और उसके उसके अपोजिट। जैसे मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं, इधर देखो। लेट अस सपोज ये 3 ब्लॉक है, ध्यान से सुनना, बहुत आसान है, कंफ्यूज मत हो। अपन ने इस पे लगा दिया A, B और C। देख किस पे लग रहा है एक्सटर्नल फोर्स? A वाले डब्बे पे। देखते रहो सब लोग, लिखो मत। A वाले डब्बे पे F एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, उसके अपोजिट क्या होगा? फ्रिक्शन F1। तो B वाले डब्बे पे क्या आ जाएगा? अरे यार, तो B वाले डब्बे पे रिएक्शन आ गया F1। अब B के लिए एक्सटर्नल कौन हो गया? F1 एक्सटर्नल की तरह बिहेव करेगा, तो इसके अपोजिट क्या लगेगा? F2। F2 का रिएक्शन C पे आ गया। C वाले के लिए एक्सटर्नल कौन हो गया? F2। तो उस पे अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा F3 जो कि ग्राउंड पे भी आएगा। समझे सभी लोग? अश्विन क्लियर है? मीर क्लियर है? हर्ष क्लियर है? बेटा बी पर तुम अपना दिमाग लगाओ ना कि ये तो एक्शन था तो ये रिएक्शन आया। अब तुम सिर्फ बी को देखो, सिर्फ बी वाले को देखो। जब तुम बी वाले को देखोगे तो बी वाले के लिए ये एक्सटर्नल है, तो एक्सटर्नल के अपोजिट लग गया F2। यही तो पढ़ाया था। ठीक है अश्विन? चलो फटाफट क्लास खत्म होने से पहले लास्ट क्वेश्चन कर दो। चलो जल्दी से कर दो। अरे लिख लेना, ऊपर वाला है सब, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, पहले तो कर दो। अब बी वाले को देखो। F फोर्स इधर लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स के अपोजिट लगेगा F2 और F1। यहां पे दो जगह कांटेक्ट हो रहा है, क्योंकि यहां अगर एक्शन हुआ तो ये रिएक्शन हो गया, ये एक्शन हुआ तो ये रिएक्शन हो गया। ए का तो बन गया सर, बी का भी बन गया, और इस एक्शन के लिए सी वाला डब्बा चलेगा तो इसके लिए F3 F1 F ये सॉरी F2 आएगा।
F3 इधर आएगा। क्या यही बना है डायग्राम सभी लोगों का? वेरी गुड। समझ में आई इतनी कहानी? टाइम बचा है क्या? क्या हो रहा है? अरे ओ ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज क्लास। अश्विन में प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है? दिस इज ऑल फॉर टुडेज क्लास। गुड नाइट टू एवरीवन।